हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बीएससी क्लासेस में, दैट मींस सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी बच्चों का पेपर हो चुका है और जितने भी साथी हमारे एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से यहां पर जुड़े हुए हैं, तो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से हमारे पास पेपर आ चुका है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, रोल खंड में एडमिशन ले रखा है, मतलब कैंपस में एडमिशन ले रखा है, तब तो आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी मतलब उससे एफिलेटेड किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पेपर नहीं मिलता है, पेपर जमा कर लिया जाता है। तो पेपर आप देकर के आए, आपको पता ही नहीं है कि आपका पेपर क्या है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बच्चों को पेपर दिया गया है, उनसे हमारे पास ये पेपर आ चुका है। जितने भी साथी यहां पर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी वाले छात्र छात्राएं जुड़े हैं, आप लोगों ने जो अपना पेपर में टिक किया है जाकर के, क्या ऑप्शंस आपने अपने चूज किए हैं, उनको यहां पर मिलान कर लीजिए। अच्छे से सारी क्लास को हम यहां पर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, शुरू से लेकर के आखिर तक एक नंबर क्वेश्चन से लगा करके 100 क्वेश्चन तक हम यहां पर पूरा का पूरा विद डिटेल और डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे। यहां पर तो क्या क्या करके आए हैं आप लोग, तो एनालिसिस कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनका पेपर अगर इसके जैसा मैच हो रहा है जो यहां पर मैंने पेपर दिया है, या जहां जहां पर पेपर जिस जिस कॉलेज वाले ने आपका पेपर जमा कर लिया है, वो सभी साथी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, एग्जाम में आया था आपका सेकेंड सेम में, जियोलॉजी का बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। मतलब अभी मैंने पूरा पेपर एनालिसिस देखा है, पूरा पेपर पढ़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने जरा सा भी दिमाग लगा करके और हमारी क्लासेस को अच्छे से कर करके अगर आप गए होंगे, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, बहुत कम ही छूटा होगा। और मुझे आशा है कि जिन साथियों ने पढ़ाई करके ये पेपर देने गए साथी, बात मानिए 100 क्वेश्चन में आपके 99 95 तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं कि भाई 4-5 क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं और आप सर्वोपरि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग भी आए हैं, कुछ अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन रिलेटेड वही है, पूछा वही गया जो यहां पर पढ़ाया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर है कि भैया प्राणियों में क्या नहीं पाया जाता है। प्राणियों की अगर हम बात करें तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल्स। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझो, टाइम हमारे पास पर्याप्त है, 100 क्वेश्चन है, 2.5 से 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, आप आराम से बैठ करके कर सकते हो। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में थे, थर्ड सेम में आओगे, फिर फोर्थ सेम में जाओगे, और भाई साहब फोर्थ सेम में फिर से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। थर्ड सेम में आ गए हो तो स्वागत है आप सभी का, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एसआर बीएससी क्लासेस को, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जहां पर विधिवत रूप से आप सभी को जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बार हमारे पास पूरी फैकल्टी आई है, पूरी एक टीम है जो आपके लिए क्लासेस यहां पर लेकर के आ रही है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल। एनिमल में क्या नहीं पाया जाता? ग्लूकोज नहीं पाया जाता, ग्लाइकोजन नहीं पाया जाता, या राइबोज नहीं पाया जाता। देखो भैया, ग्लूकोज भी पाया जाता है, ग्लाइकोजन भी पाया जाता है, और राइबोज तो पाया ही जाता है। ग्लूकोज ना पाया जाता तो एनर्जी कैसे बनाते? सीधी बात। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को तोड़ करके ग्लाइकोजन स्टोर किया जा रहा है। राइबोज, राइबोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है। राइबोज क्या है बच्चा? एक प्रकार की शुगर है। अब ये शुगर कैसी है? डीऑक्सीराइबो राइबो, आरएनए में पाई जाने वाली, डीएनए में पाई जाने वाली, देखी होगी, है ना। लेकिन एक चीज यहां पर आपने नोट करी, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग कह रहे हैं सेलुलोज। और सेलुलोज को बच्चों सबने भर भर के पढ़ा हुआ है, सब जानते हो कि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है साथियों? प्लांट की सेल वॉल में। अब जब सेल वॉल बात आ रही है, बात आ गई प्लांट की, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी। तो सेलुलोज जो होता है ये हमारे एनिमल में, या एनिमल की किसी भी कैटेगरी में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, इस बात को याद रखना। ठीक है, यही लगाया था आप लोगों ने ऑप्शन अपना कि नहीं लगाया था? बताओ, यही ऑप्शन लगाया था आप सभी ने। चलिए, सेकंड क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इन विच क्लासेस मोनोसेक्राइड्स कैन बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। देखो, मोनोसेक्राइड में पाए जाने वाले कार्बोनिल समूह, मोनोसेक्राइड, पहली तो बात यहां पर हम करेंगे किसकी भैया? मोनोसेक्राइड की। तो मोनोसेक्राइड जो है, इसमें जो कार्बोनिल समूह पाया जा रहा है, कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है, इसके आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो सभी जानते हैं मोनोसेक्राइड को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हम बांट सकते हैं इसको एल्डोज में, किसमें? एल्डोज में, और दूसरा
कीटोज में। तो एल्डोज कहने का मतलब क्या हुआ, कीटोज कहने का मतलब क्या हुआ भैया? एल्डोज की अगर आप बात कर रहे हो तो एल्डोज इसलिए पाया जाता है, एल्डोज फॉर्म इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। और वहीं कीटोज की बात करें तो इसमें कीटोन भी पाया जाता है, कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। भाई आइसोमराइजेशन होता है ना मोनोसेकेराइड में, पढ़ाया था डिटेल में मोनोसेकेराइड। अरे यार पूरा का पूरा क्लास डिटेल में पढ़ाया है। अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ के गए तो मेरी गलती नहीं भैया, सब कुछ पढ़ाया है, यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़ाया है। पहली यूनिट से ही इतने सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कि आप फेल नहीं होंगे। बाकी तुक्का भी लगा के चले जाओगे ना तो पास हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने हमारा बैच लिया होगा, बैच में पढ़े होंगे, जितना भी यूनिट हमने कवर करा है वहां से क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है। दैट मींस एल्डोज और कीटोज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एल्डोज कीटोज दोनों ही ग्रुप में इसको बांटा गया है और इनमें से कोई नहीं वाला तो है ये नहीं, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलो जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस प्रकार के ग्लूकोज विलयन को नसों में चढ़ाया जाता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हर बंदा आज की डेट में, भगवान ना करे अगर वो नहीं गया है, भगवान ना करे अगर वो नहीं गया है उसको जाना पड़े, ऐसा ना हो, लेकिन हर बंदा 99% बंदे हॉस्पिटल्स में गए जरूर हैं, किसी को दिखाने के लिए गए होंगे, कोई मरीज अगर वहां पर उनका भर्ती है तो उसको देखने के लिए गए होंगे, या खुद वो भर्ती होकर के वहां पर अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होगा। जब ये से कंडीशन आई तो जाहिर सी बात है वहां पर ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है ना। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज का बोतल चढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस प्रकार के ग्लूकोज विलयन को नसों में चढ़ाया जाता है ना। एल ग्लूकोज को चढ़ाया जाता है, डी ग्लूकोज को चढ़ाया जाता है, गैलेक्टोज या ग्लाइकोजन, इन दोनों को तो चढ़ाया नहीं जाता है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात करें तो यहां पर डी ग्लूकोज को चढ़ाया जाता है। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। डी मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल मतलब लीवो रोटेटरी, ये फॉर्म है इसका, है ना। तो डी ग्लूकोज को 4 इंट्रावीनस, डी ग्लूकोज को 4 इंट्रावीनस, है ना, 4 इंट्रावीनस में चढ़ाया जाता है। याद रखोगे 4 इंट्रावीनस में चढ़ाया जाता है। किसको बेटा? डी ग्लूकोज को। मेडिकल इमरजेंसी के समय जब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बड़ा कमजोरी लग रही है, चलेगा डॉक्टर साहब बड़ा कमजोरी आ रही है, बहुत ज्यादा वॉमिट हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुट्टी वुट्टी हो चुकी है, तो एनर्जी कम लग रहा है, एनर्जी कम लग रहा है, डॉक्टर कहता आओ लेटो, फटाक से बोतल लगा दिया और ये चढ़ा दिया और इससे हमें एनर्जी मिलेगा। आप एनर्जेटिक फॉर्म महसूस करने लगोगे, डॉक्टर अब तो हम फिर हीरन हो गए, छोड़ दो मुझे, आप चले जाओगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्च एक मिश्रण है। भैया बताओ, स्टार्च एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? स्टार्च एक मिश्रण है ना। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज एंड सेल्यूलोज। जिसने भी एमाइलोज सेल्यूलोज लगाया गलत है, स्टार्च में सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता। सुक्रोज एवं एमाइलोपेक्टिन का है या सुक्रोज एवं सेल्यूलोज का है। तो सेल्यूलोज वाला ये तो हम हटा देते हैं, सुक्रोज भी हम हटा देंगे, सुक्रोज को यहां पर एमाइलोपेक्टिन से रखा गया, हटा देंगे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का जो मिश्रण है, स्टार्च जो बना होता है मिलकर के, वो एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना होता है। जिसमें एमाइलोज की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? एमाइलोज की बात करें तो ये बेटा लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होगा? लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और वहीं पर अमाइलोपेक्टिन की अगर हम लोग बात करें, किसकी? अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये बच्चा ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें? ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर समझ में आ गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? देखो कह रहा है ग्लूकोज में कितने समावयवी होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं या 16 होते हैं, है ना। तो बताओ भैया कितने होते हैं? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ग्लूकोज होता है इसमें 4 सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कार्बन पाए जाते हैं। ग्लूकोज में पहली बात क्या याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज है इसमें ये ऑप्शन नहीं लगाना है। ग्लूकोज में मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्लूकोज में 4 टाइप्स के एसिमेट्रिक
एसिमेट्रिक, ठीक है, कार्बन पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा? 4 टाइप के एसिमेट्रिक कार्बन पाए जा रहे हैं और एक फॉर्मूला यहां पर रखा गया है 2 की पावर n। अगर ये 4 प्रकार के एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 हो गए, है ना, तो 4 हो गए, सॉरी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 2 2 2 4 बार 2 बार लिखो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, 8 2 जा 16। तो 16 क्या होते हैं बेटा? यहां पर ग्लूकोज के आइसोमर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ग्लूकोज 16 टाइप से, 16 टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आया? देख लिया यहां पर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, ऐसे दो समावयव जिनका स्थैतिक सूत्र एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपणीय ना हो, अध्यारोपणीय मतलब उसको सुपर इम्पॉसिबल ना करे, है ना, क्या कह सकते हैं? ठीक है, अध्यारोपणीय ना हो कह सकते हैं या ना हो सकते हो, क्या कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, या यहां पर मिरर आइसोमर कहलाते हैं, या आइसोमर कहलाएंगे, या स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर मतलब प्रकाशिक समावयवी, प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो एक थक्कारोधी की तरह कार्य करता है, कहां, कौन सा है भैया? अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करे हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड में रुधिर ना जमने की प्रक्रिया। एक तो होता है कोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब ब्लड में थक्का जमना, एक होता है एंटीकोगुलेंट, यानी कि हमारे ब्लड, हमारा बॉडी के अंदर ब्लड है, वो ब्लड जब बाहर आता है तब थक्का जमता है, लेकिन बॉडी के अंदर रहता थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो किसकी वजह से नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट इज हेपेरिन न्यूक्लिक एसिड, है ना, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, या hyaluronic एसिड है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा हिपेरिन। कौन सा हो जाएगा भैया? हिपेरिन। तो हिपेरिन के बारे में अगर आप जाने तो हिपेरिन एक नेचुरल, क्या है बेटा? नेचुरल एंटी, ये क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्या है बेटा? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्या है? प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड में थक्का जमने से बचाता है या उसको रोकता है, ब्लड को, ब्लड में थक्का जमने नहीं देता। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है बेटा? ये एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है बेटा? एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट के रूप में पाया जाता है। कौन? हिपेरिन। याद रखोगे 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मांसपेशियों एवं दालों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग शाकाहारी ही है ना, नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन नहीं खाते हैं तो भी अच्छी बात है, खाते हो तो भी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाओ, आपको अच्छा लगता खाओ, नहीं अच्छा लग रहा मत खाओ। अब क्वेश्चन यहां पर अराइज हुआ कि अगर हम दाल पर ही डिपेंड रहे, हरी सब्जियों पर ही डिपेंड रहे, तो हमको क्या उतना प्रोटीन मिल सकता है जितना हमको रिक्वायर्ड है? बिल्कुल मिल सकता है ना। जो नहीं खाते हैं मांस, क्या उनको प्रोटीन नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। और जो मांस खाते हैं उनको प्रोटीन नहीं मिलता? उनको मिलता है, लेकिन उनको ज्यादा मिलता है क्योंकि इधर भी खा रहे हैं उधर भी खा रहे हैं, दोनों चीजें खा रहे हैं, है ना। खैर, तो मांसपेशियों की बात करें और दालों की बात करें तो उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 10% होती है, 12% होती है, 20% होती है, 25% होती है। तो 25% जो होता है बेटा वो मांसपेशियों और दालों दोनों में। आप मांसपेशियों और दालों, सीरियल्स और मसल्स का कंपैरिजन करें और दोनों में कहें कि दोनों में प्रोटीन कितने परसेंट है, तो 25% आपको देखने को मिलती है, बराबर रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के, है ना, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत काफी हेल्पफुल है और रिक्वायर्ड है। तो इसलिए आप लोग खाना पीना खाते रहे भैया,
नहीं खाएंगे। और जिम जाने वाले तो जरूरी प्रोटीन कंज्यूम करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हो जाती है। असल में आजकल हमारे साथ में जो राजारायण वर्मा सर हैं आपके, वो हमको जबरदस्ती जिम ले जा रहे हैं, तो हमको कभी कभी कमजोरी भी लगती है। तो पता नहीं वो कुछ बनाते हैं दूध वूध में डाल करके प्रोटीन वाला, आजकल नहीं खिला रहे हैं, अभी बोलेंगे उनको शायद बनाएंगे। और ये हमने शॉर्ट फॉर्म में क्लास लेते लेते हमने आपसे कह दिया है, तो आप उसको बनाइए, भूख लग रहा खाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सेस आर द एग्जाम्पल ऑफ। वैक्सेस मतलब मोम। मोम किसका एग्जाम्पल है? लिपिड का है, ये तो हमको पता है। अब कौन से लिपिड का? सिंपल लिपिड का है कि कॉम्प्लेक्स लिपिड का है ना? तो वैक्स, अब मैंने पढ़ा है, लिपिड पढ़ा है ना, लिपिड पढ़ा है, तो वहां पर मैंने वैक्स को भी पढ़ा है। और मैंने बताया था वैक्स जो होते हैं वो सिंपल लिपिड्स के बने होते हैं। वैक्स किसका बना होता है बेटा? सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल्स होते हैं। और ये एक लॉन्ग फैटी एसिड, एक लॉन्ग फैटी एसिड की श्रृंखला है ना, चैन और अल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं। मैंने क्या बताया? इसमें क्या होता है? एक लंबी लॉन्ग फैटी एसिड की चैन पाई जाती है, प्लस यहां पर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इन दोनों से मिलकर के ये वैक्स बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका आ गया 10। कौन सा लिपिड बसा अम्ल के अवशोषण व परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है? विच लिपिड्स plays an important role in the absorption and transportation of fatty acid? ग्लाइकोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, या मोम होता है, वैक्स होता है? तो भैया वैक्स को तो आप पहले नंबर, पहली फुर्सत में काट दो, है ना, इसको काट दो, ये तो हुई भी नहीं करेगा, ग्लाइकोलिसिस होता ही नहीं है। अब फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? तो कौन सा लिपिड बसा और अम्ल के अवशोषण में सहायक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका निर्माण कौन करता है? तो भैया कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन याद कर लेना, इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारे फैटी एसिड को, किसको बेटा? फैटी एसिड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, फैटी एसिड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, एक्चुअल में ये करता क्या है कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? जो फैटी एसिड होता है ना, मैं पूरा बता दे रहा हूं, जो फैटी एसिड होता है ये जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? ये मान लो फैटी एसिड है, तो उसके चारों तरफ से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऐसे आकर के इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो ड्रॉप्स है ना, ये जो ड्रॉप्स के फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, इसको हम लोग मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिसेल्स कहते हैं। ये मिसेल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। तो फैटी एसिड्स को मिसेल्स के फॉर्म में, फैट को मिसेल्स के फॉर्म में हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पर कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसने आकर के पूरा खेल बनाया जिससे हम फैटी एसिड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड द 11th क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा संतृप्त बसा है ना अम्ल का उदाहरण नहीं है? यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ भैया? एसिटिक एसिड नहीं है, ओलिक एसिड नहीं है, प्रोपियोनिक एसिड नहीं है ना, प्रोपियोनिक एसिड नहीं है, या ब्यूटेरिक एसिड नहीं है। कौन सा एसिड इनमें से हमारा अम्ल का मतलब संतृप्त अम्ल का उदाहरण नहीं है? बताओ बताओ भाई, कौन सा नहीं है? तो यहां पर जो हमारा ओलिक एसिड है ना, ये वाला ओलिक एसिड, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता। ओलिक एसिड बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता। ये बेटा कैसा होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड, याद रखना, ये कैसा होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होता है। और वहीं पर अगर हम लोग एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड की बात करें, तो ये बेटा कैसे होते हैं? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो इस बात को याद रखना। तो 11th का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन लगाया है तो आपका गलत है, जिन्होंने ओलिक एसिड लगाया है बिल्कुल सही ऑप्शन आपका आता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th है। क्वेश्चन कह रहा है अमीनो अम्ल अभयधर्मी गुण रखते हैं क्योंकि। भैया अमीनो एसिड्स हैव एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज बिकॉज वे एक दुर्बल क्षार की तरह कार्य करते हैं, दुर्बल क्षार की तरह काम कर रहे हैं, वे एक दुर्बल अम्ल की तरह काम कर रहे हैं, वे एक प्रबल अम्ल की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, या ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। 13 क्वेश्चन हमारा कहता है पेप्टाइड श्रृंखला की वलित संरचना को बनाए रखने में किस प्रकार के बंध मुख्य भूमिका निभाते हैं। भैया विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड चेन। कौन होता है बताओ। 13 का ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या सहसंयोजक बंध होते हैं या आयनिक बंध होते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो भैया हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये अधिकतर आपको पेप्टाइड श्रृंखला के, जो पेप्टाइड श्रृंखला पाई जा रही है उसके बीच में जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही ये श्रृंखला बनाई जाती है और यही बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा कहता है कि हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। भैया हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन का है, क्रोमोप्रोटीन का है, ग्लाइकोप्रोटीन का है, म्यूकोप्रोटीन का है। तो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही बेटा, हीमोग्लोबिन। कहां होता है सर, ब्लड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों, ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन है, क्या काम है, अरे सर ये हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन इन दोनों का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है भैया, सही बात है। तो सर ये बता दो कि ये किस प्रकार के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का प्रकार है ना। तो आप कहेंगे सर क्रोमोप्रोटीन के प्रकार का। क्यों क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो मतलब यहां पर कलर से रिलेटेड है। यहां पर मैंने आपका जो ऑप्शन ऑलरेडी लगा हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों गलत है। आपका राइट ऑप्शन है बी क्रोमोप्रोटीन। क्यों क्रोमोप्रोटीन है बताता हूं। देखिए क्रोमोप्रोटीन की अगर आप बात करते हैं तो क्रोमोप्रोटीन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का कलरफुल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। अब ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा, तो ब्लड का कलर रेड होता है। अब क्वेश्चन अराइज इज कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अरे सर ये तो उमा घुमा करके आप वही बात बोल दिए, हीमोग्लोबिन तो यहां पर भी लिखा है। रेड कलर क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन यहां पर क्या है बेटा, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में होता है जिसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है। सॉरी, हीमोग्लोबिन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं हिम। क्या कहते हैं, हिम। तो इस हिम ग्रुप के प्रेजेंट से है ना हिम कहते हैं। और ये जो हिम प्रेजेंट है यहां पर, हिम प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, ये जो हिम प्रेजेंट है यहां पर, सॉरी HEME, हिम प्रेजेंट है यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आयरन के फॉर्म में होता है। आयरन मतलब लोहा, और आयरन का सूत्र क्या होता है सर, Fe डाई पॉजिटिव होता है। तो अल्टीमेटली आप आयरन मैन हैं। अब आज से अपने आप को क्या समझेंगे, आयरन मैन। लेकिन भैया गलती से भी ये मत कर देना कि आप अपने आप को आयरन मैन समझ लो, 4 मंजिल से कूद पड़े कि मुझे क्या होगा, मैं तो आयरन मैन हूं, लोहे की तरह नीचे टन से बोलूंगा। भैया टन से नहीं, भाड्डे से फट जाओगे। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। आयरन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर, सॉरी फेरस के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर हिम प्रेजेंट है, जो कि ब्लड का कलर यहां पर ये मेंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्रोमोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो 14 क्वेश्चन हमारा है उसका राइट ऑप्शन हमारा बी है। जिन लोगों ने गलत ऑप्शन लगाए भैया उनका तो बेड़ा गर्क होने वाला है। जिन्होंने क्रोमोप्रोटीन लगाया है समझ लो आप टॉप मारने वाले हो। अभी और देख लो, क्या पता और भी बहुत सारे गलत हो जाएं आपके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी मेक कोलेस्ट्रॉल वी नीड। भैया बताओ हमारे शरीर के लिए आवश्यक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है। आंख बंद करके बस लीवर देख लो कहां लगा देना। ठीक है, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, कौन है भैया, ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और भैया सबसे हार्ड वर्कर है। हालांकि हार्ड वर्कर अगर आपने इसको बोल दिया तो हार्ट हमारा जो होगा वो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा मैं तो दिन रात धड़कता रहता हूं, मुझे कभी हार्ड वर्कर नहीं बोले हो तुम, इसको काहे बोल रहे हो। तो हार्ट को ये कहना कि तुम सिर्फ धड़क करके ब्लड को प्रोवाइड करते हो, ब्लड को सर्कुलेट करते हो, लेकिन भैया हमारा लीवर तुम्हें धड़काने के लिए एनर्जी बनवाता है। क्या करवाता है? एनर्जी बनवा रहा है। फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लाइकोजन बनवा रहा है। बहुत सारी चीजें कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। डिफरेंट टाइप के काम, हर एक प्रकार का काम जो कहीं नहीं होता वो लीवर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब लीवर कर रहा है तो लीवर को हम क्या कहेंगे भैया? लार्जेस्ट, पहली तो बात है ग्लैंड है ना। दूसरी बात क्या है भैया? स्ट्रॉन्गेस्ट है। तीसरी बात क्या है? हार्ड वर्कर है, बिल्कुल है। जब कभी लीवर का मौका लगेगा पढ़ाने का तो पढ़ाऊंगा, समझिएगा क्यों इसको मैंने ये नाम दिए हैं। तो लीवर इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन कह रहा है लॉक एंड की थ्योरी वाज गिवन बाय। भैया लॉक एंड की थ्योरी किसने प्रस्तावित करी है ना? किसने दी? किसने दी बताओ भैया? पाउलिंग ने दी। इसमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला ऑप्शन आ रहा है। मिर्स्की ने दी, एमिल फिशर ने दिया, या अर्न टेस्लियस ने दिया? किसने नाम दिया था? लॉक एंड की मेथड को किसने बताया था? तो यहां पर एमिल फिशर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा बेटा? एमिल फिशर। तो एमिल फिशर इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने ही लॉक एंड की मॉडल को प्रोवाइड किया था, जिन्होंने बताया कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, कौन? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐसे वर्क करते हैं जैसे लॉक एंड की। ठीक है, लॉक एंड की ये इस तरीके से काम करते हैं कि जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट की संरचना ऐसे मेल खाती है जैसे ताले में चाबी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑपरेट एट देयर बेस्ट इन अ टेम्परेचर रेंज इज, यानी तापमान की किस श्रेणी में अधिकांश एंजाइम अत्यधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं हमारे बॉडी के अंदर? तो भैया 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में। अब बात आती है कि 25 से 40 डिग्री सेल्सियस ही क्यों कहा गया? तो याद करो, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा। तो याद करो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात यहां पर आ रही 30 डिग्री सेल्सियस 7 हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, और हमारे बॉडी में भर भर के एंजाइम होते हैं, और ये भर भर के एंजाइम भर भर के काम करते हैं, तो इनको एक सुटेबल टेम्परेचर मिल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में बात करते हो 98.3 फ़ारेनहाइट इसका हो जाएगा 25 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस इनफ है एक एंजाइम को बहुत ही अच्छे रूप में काम करने के लिए। ठीक है, उसको एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ एन एंजाइम? बताओ भैया एंजाइम की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रतिक्रिया के अंत में ये अपरिवर्तित रहते हैं। इट रिमेन्स अंडर चेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैसा है? अच्छा नेक्स्ट, यह प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। एंजाइम की मुख्य विशेषता, यह प्रक्रिया को तेज कर देता है। भाई ये तो बात सही है, प्रक्रिया को ये क्या करता है? तेज कर देता है। दूसरी पहली बात भी यहां पर बिल्कुल सही है, प्रतिक्रिया के अंत में ये अपरिवर्तित रहते हैं। एंजाइम किसी भी रिएक्शंस के साथ जुड़ता है, जुड़ने के बाद उसको बूस्ट करेगा, बूस्ट करने के बाद क्या करता है? अलग होगा और वो वैसे ही बना रहता है, वो दूसरी रिएक्शन के साथ जुड़ जाता है। तो एंजाइम किसी भी प्रक्रिया को बूस्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है ना, उसको एनर्जी दे देता है। जैसा अभी मैं आपसे बोलूं, आप पढ़ रहे होते हैं और मैं कहूं यार ये तो बड़ा इजी है, इसको फटाफट ऐसे ऐसे करके पढ़ लो, आपका जो एक बड़ा लोचा था दिमाग के अंदर कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे समझें, और हम आकर के आपको उसको इजी भाषा में समझा दें, आप उसको इजीली तरीके से रिमाइंड कर लो, याद कर लो, तो आप तो एकदम हीरो बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी तमाम प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज में, उन रिएक्शंस में एंजाइम जाकर के पार्टिसिपेट करता है, उसको बूस्ट कर देता है, बूस्ट करेगा, बूस्ट करने के बाद हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाता है। भाई आपको मैंने बूस्ट कर दिया, आप जाओगे एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम देकर के बाहर आए, रिजल्ट आया, आप टॉप कर गए, तो मेरा काम तो भैया सुमित राणा तो वही रहेगा ना जो सुमित राणा है।
उसने जो आपको बूस्ट कर दिया, उसने जो आपको पढ़ा दिया, उसने जो आपको समझा दिया, वो सब आप एग्जाम में जाकर के लिख के आए, आपने बढ़िया से लिखा, आपने बढ़िया से लिख करके अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर बाहर निकल के आया, रिजल्ट आया, पता चल गया। यहां पर भी वही है भैया, रिएक्शन चल रही है, एंजाइम गया बूस्ट कर देगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अलग, ये अलग, तो हम भी अलग आप भी अलग, लेकिन हमारा रिलेशन, हमारा आपका रिलेशन तो लंबा चलेगा ना। अभी कहां फोर्थ ईयर में छोड़ेंगे जाकर के तुमको। अच्छा, तो यहां पर ये सारी की सारी, तो ये समझ में आ रहा है, यह प्रक्रिया को तेज कर देता है, बिल्कुल सही। यह अणुओं को प्रतिक्रिया करने हेतु केवल एक आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इज राइट, सारे के सारे ऑप्शन यहां पर सही हैं, एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है ना, एंजाइम से रिलेटेड ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा यहां पर आ गया, हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग एंजाइम। बताओ भैया, एंजाइम की बात चल रही है और एंजाइम से कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मैंने सारा का सारा ये पढ़ाया हुआ, डिटेल फॉर्म में पढ़ाया बेटा। बताओ किसने एंजाइम खोजने के लिए नोबेल प्राइज को प्राप्त किया था, नोबेल प्राइज को प्राप्त किया था, बताओ। देखो फिशर यहां पर आए, अभी आपने देखा फिशर ने, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, फिशर ने क्या बताया, लॉक की मेथड बताया, ठीक है, लॉक एंड की मेथड को इन्होंने प्रोवाइड किया था, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक देख रहे हैं बुकनर, है ना, तो बुचनर साहब इन्होंने एंजाइम को खोजा था, इन्होंने एंजाइम के बारे में, एंजाइम की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज क्या किया गया था बेटा, प्रोवाइड किया था। और कब किया था, तो 1907 में, 1907 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इस बात को याद रखोगे, बुचनर साहब को याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्थानांतरण में कौन सा को एंजाइम भाग लेता है। देखो को एंजाइम ए लिख दिया बेटा, ये तो को एंजाइम है, ये नहीं बोल रहा है हाइड्रोजन स्थानांतरण, हाइड्रोजन स्थानांतरण में कौन सा को एंजाइम भाग लेता है, तो NAD एवं NADP प्लस, है ना। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये लेता है, या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं किसमें, को एंजाइम के रूप में हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा, ठीक है। जिन्होंने को एंजाइम ए लगाया है गलत है। 21 क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, सामान्य शारीरिक अवस्था में प्राणियों द्वारा किस एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। बताओ भैया, एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आर नेम्ड एज इंडक्टिव एंजाइम, कंस्ट्रक्टिव एंजाइम, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। इंडक्टिव एंजाइम होता है या कंस्टिट्यूटिव एंजाइम होता है, या दोनों होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शारीरिक अवस्था में, जो एक सामान्य शारीरिक अवस्था है, इसमें जो प्राणी है, इसमें जो एनिमल है, इनके द्वारा एंजाइम का उत्पादन किया जाता है, तो कंस्टिट्यूटिव एंजाइम के रूप में। किस रूप में किया जाता है, कंस्टिट्यूटिव एंजाइम के रूप में किया जाता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम द्वारा डीएनए के दो खंडों को फास्फोडाइएस्टर बंध बनाकर जोड़ा जाता है। भैया जहां पर भी बात आती है जोड़ने की, वहां पर आप नाम लेंगे किसके, भैया बायोलॉजिकल फॉर्म में, बायोलॉजिकल गम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें नाम आएगा हमारा लाइगेज भैया का, याद रखना। लाइगेज जहां भी दिखाई पड़े समझ लो जोड़ने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही बेटा, जोड़ने की बात हो रही है, और जोड़ने का काम यहां पर लाइगेज करता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है ग्लाइकोजिनेसिस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्लाइकोजिनेसिस की प्रक्रिया में निम्न में से क्या होता है, बताओ। ग्लाइकोजिनेसिस की प्रोसेस, ग्लाइकोजिनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज डीजेनरेटेड टू पायरुवेट, बिल्कुल भी नहीं, ग्लूकोज डीजेनरेट होकर के पायरुवेट कभी नहीं बनता। ग्लाइकोजेनेसिस की बात हो रही है। ग्लूकोज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन लैक्टेट, बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज कन्वर्टेड इन फैटी एसिड, बिल्कुल नहीं। बचा कौन सा, बी वाला, तो बी इज राइट आंसर। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन ये है हमारा, ठीक है। तो जिसने भी लगाया सही लगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रेब्स चक्र में एसिटिल को एंजाइम ए एवं किसके मिलने से 6 कार्बन का यौगिक बनता है। 6 कार्बन युक्त श्रृंखला किसके मिलने से बनती है, बताओ। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलता है, पायरुविक एसिड से मिलता है, लैक्टिक एसिड से मिलता है, या मैलिक एसिड से मिलता है। तो देखो भैया, एसिटिल को एंजाइम ए की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें बेटा, एसिटाइल, एसिटाइल भी इसको पढ़ते हैं को एंजाइम ए, ये 2 कार्बन का होता है।
जब ये बेटा याद करो क्रेब्स चक्र में जाकर के एंट्री करेगा। अब एसिटिल को एंजाइम में कहां से बना, तो एसिटिल को एंजाइम में ग्लूकोज के लिसिस से बना था। जब ग्लूकोज यहां पर तोड़ा गया था ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, तो एसिटिल को एंजाइम ए बना। ये एसिटिल को एंजाइम ए जब 4 कार्बन युक्त श्रृंखला जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्या नाम है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या होता है बेटा 4 कार्बन युक्त श्रृंखला होती है। क्या होती है बेटा 4 कार्बन युक्त श्रृंखला होती है। इनके मिलने से ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है बेटा, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इनके मिलने से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो रहा है। बराबर ना, याद रखोगे इस बात को। अच्छा जी, जिसने पायरुविक एसिड लगाया गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कीटोन काय नहीं है, कीटोन बॉडी नहीं है। कौन सा कीटोन बॉडी नहीं है, एसिटो एसिटेट नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट नहीं है, एसीटोन नहीं है, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है। कौन इसमें से कीटोन बॉडी नहीं है, तो जो कीटोन बॉडी नहीं है बेटा उसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम में कीटोन बॉडी नहीं है, बाकी सब कीटोन बॉडी मानी जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज, यानी ट्राइग्लिसराइड के जैविक संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है ना। ट्राइग्लिसराइड के जैविक संश्लेषण का मुख्य स्थान है, क्या है मुख्य स्थान बताओ। तो इसका मुख्य स्थान है एडिपोज टिश्यू। बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर लगाया किसी बच्चे ने, बी ऑप्शन इज राइट। तो एडिपोज टिश्यू यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी लीवर रिजल्ट इन द डिफिशिएंसी ऑफ, भाई बसी यकृत किसकी कमी से होता है ना, बसी यकृत किसकी कमी से होता है, लैक्टिक एसिड के, सक्सेनिक एसिड के, है ना, स्टेरिक एसिड के, या पेंटोथेनिक एसिड के, किसके द्वारा होता है, तो डी ऑप्शन इज राइट, पेंटोथेनिक अम्ल के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण की इकाई है, क्या है, आंख बंद करके अमीनो एसिड लगा दो। अमीनो एसिड से मतलब 20 प्रकार के अमीनो एसिड, याद करो ना, 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में मिलकर के एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब मैं प्रोटीन पढ़ाता हूं तो चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के पश्चात अमीनो अम्ल परिवर्तित होकर बनाते हैं। भाई ऑक्सीडेटिव जब डीएमिनेशन होता है तो उसके बाद में अमीनो एसिड जब परिवर्तित होता है तो क्या बनाता है ना, अल्फा कीटो अम्ल बनाता है, अमोनिया बनाता है, या ए एंड बी बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। जब ये परिवर्तित होता है तो अल्फा कीटो अम्ल भी बनता है बेटा और अमोनिया भी बनता है, तो बी ऑप्शन इज राइट। इन विच लेस टॉक्सिक फॉर्म अमोनिया गेट ट्रांसपोर्ट, बताओ कौन से कम विषाक्त रूप में अमोनिया का स्थानांतरण होता है, कौन से कम विषाक्त में या विषाक्त रूप में अमोनिया का स्थानांतरण होता है, ग्लूटामिन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, या सामान्य रूप में, एज सच किस रूप में होता है बताइए। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूटामिन के रूप में। किस रूप में बेटा, ग्लूटामिन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, अमोनिया के यूरिया में परिवर्तन से संबंधित है, ईटीसी है, ऑर्निथीन चक्र है, ग्लाइकोलिसिस है, या क्रेब्स साइकिल है। तो विच इज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, अमोनिया टू यूरिया, तो ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल लीवर में चलता है, आपको पता है। ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज ओड वन, तो ऑड वन में कौन सा टर्म है जो इनसे मैच नहीं खा रहा, ऑर्निथीन है, सिट्रुलिन है, अर्जिनिन है, मायोसिन है। निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है, बेमेल शब्द मतलब ऐसा शब्द जो इनसे मिलता जुलता नहीं है, तो आप यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे मायोसिन, बाकी सब ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो मायोसिन की अगर आप बात करें, है ना, तो मायोसिन एक मस्कुलर प्रोटीन है। मायोसिन क्या है बेटा, मायोसिन एक मस्कुलर प्रोटीन है। और वही अर्निथिन, सिट्रुलिन और अर्जिनिन की अगर आप बात करें तो ये तीनों के तीनों लोग यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूरिया साइकिल में, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्राइमेट्स, बताओ प्राइमेट्स में कौन किसके उपापचय से अंतिम उत्पाद स्वरूप यूरिक अम्ल बनता है, ऐसा कौन सा प्राइमेट है
जिसमें बनता है, तो प्यूरिन बनता है, शर्करा बनता है, एंजाइम बनता है, बसा बनता है। बताओ कौन बनता है? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, कौन बनता है? अंतिम उत्पाद जो बनता है बेटा प्राइमेट्स में, वो प्यूरिन बनता है। कौन बनता है? प्यूरिन। अब प्राइमेट की अगर आप बात करते हैं तो प्राइमेट कहने का मतलब हो गया स्तनधारी जंतु। अब हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो हम लोग मैमल्स हैं, है ना? तो ह्यूमन में अगर प्राइमेट्स की बात करें, ह्यूमन में अगर आप देखेंगे जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, इसके अंत में यूरिक एसिड बनता है। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के, ह्यूमन में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंत में क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। तो लास्ट ड्राई प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं? यूरिक एसिड किस में बनता है? तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा है साल्वेज मार्ग उपयोगी है ना? किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के, न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण के लिए, लिपिड के संश्लेषण के लिए। तो भैया हम बात कर रहे हैं साल्वेज मार्ग की। तो साल्वेज मार्ग जो है बेटा, साल्वेज पाथवे जो है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में उपयोगी होता है। तो साल्वेज पाथवे किसमें उपयोगी है बेटा? न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट सॉल्युबल विटामिन इज। भैया बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? तो आपको एक मैं कोड बता रहा हूं, याद रखना, कैदी, KADE। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है कैदी का, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है, कैदी। कैदी, कैदी कौन? जो जेल में कैद करे जाते हैं, जिसने बहुत सारे अपराध किए हों। फिलहाल तो अब अपराध की चरम सीमा पर, समझ रहे हो? तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। कौन आ रहे हैं? उनको डाला जाएगा आने वाले समय में। अब ये पुरुष प्रधान देश नहीं रहा, महिला प्रधान देश हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर काम करते हैं, जिनमें सौरभ भाई हैं, आर्यन भाई हैं। ये लोग शादी करने को इनकार कर रहे हैं, ये लोग शादी नहीं करेंगे, बाबा बनेंगे। तो क्यों बनेंगे, किस लिए बनेंगे? समाज में इस तरीके के तत्व आ रहे हैं, तो चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, और वो ये कैदी बनना नहीं चाहते, उनको कैदी में देखना चाहते हैं। खैर ये बात छोड़ो, कैदी का मतलब क्या है? कैदी का मतलब है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो KADE ये क्या है बेटा? फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद जितने भी आते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब यहां पर आप ऑप्शन ढूंढ लो, कहां पर हमारा कैदी है? भैया यहां पर ABC नहीं है, BCE नहीं है, BDE नहीं है, ADE है। लेकिन क्या है कि इस प्रश्न में K एब्सेंट है, तो हमारा C ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? तो कैदी को आप याद रखने, ये क्या है बेटा? फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। विटामिन डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो याद रखना विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ कभी कभी खाने चाहिए। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत परफेक्ट होता है, काफी बेहतर है। तो विटामिन सी को अगर आप ज्यादा हीट प्रदान करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होता है? तो सी वाला डिस्ट्रॉय होता है, सी वाला, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अच्छा, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? तो बिल्कुल सही है, विटामिन सी ही है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, पाचन के दौरान होने वाला उत्सर्जन जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। भैया बताओ, भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ यार। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। विच ऑफ द सेक्रेशन इन डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम? कौन सा ऐसा सेक्रेशन बॉडी के अंदर पाचन के समय में हो रहा है, डाइजेशन के समय में हो रहा है, जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? लार? क्या सलाइवा है? नहीं भैया, सलाइवा में आपको पता है टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। मैं बता रहा हूं, टाइलिन एंजाइम, जिसको हम लोग सलीवरी अमाइलेज, सलीवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं, पाया जा रहा है। पित्रस, क्या ये है? अमाशय रस और अग्नाशय रस। अमाशय रस मतलब गैस्ट्रिक जूस। भैया भर भर के एंजाइम होता है यहाँ पर, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब कौन है? कैमोट्रिप्सिन, सब यही पाया जा रहा है। अग्नाशय, अरे यार यहाँ तो बहुत सारा है, बहुत सारा एंजाइम यहाँ पर है ना? बहुत सारा एंजाइम यहाँ पर पाया जा रहा है, तो वो भी है। लेकिन कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं पाया जा रहा? सर बी वाला। हाँ। तो पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बिकॉज ये हमारा बाइल से सेक्रीट होता है, पित्ता से सेक्रीट होता है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? आंख बंद करके जब बात आ रही है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो सीधे कहते हैं ना यकृत, लिवर। नेक्स्ट, मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? देखो पूरे एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं, पूरे
एनिमल किंगडम की बात करूं तो 4 पेयर यहां पर पाई जाती हैं। कितनी? 4 पेयर, 4 जोड़ी सलीवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सलीवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। लेकिन ह्यूमन में बेटा 3 जोड़ी ही पाई जाती है, ह्यूमन में 3 पाई जाती है। चौथी वाली क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हम लोग हर्बीवोर्स नहीं है। ठीक है, चलो हर्बीवोर्स में आपको तीसरी भी ग्लैंड देखने को मिलेगी। तो 3 जोड़ी सही ऑप्शन लिखा है। अमाशय में मुख्य रूप से पाचन होता है, किसका अमाशय में पाचन होता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। देखो मेनली तो फैट का ही होता है, नो डाउट, मेनली यहां पर फैट का ही होता है। लेकिन भैया याद रखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी बहुत ही आंशिक पाचन यहां पर होता है, बहुत ही आंशिक पाचन होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बड़ी आंत का आंतरिक स्तर किसके द्वारा आश्रित रहता है? भाई इनर सरफेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लाइंड बाई मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो भैया उपकला के द्वारा रहता है, एपिथेलियम के द्वारा रहता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज औषधियां मुख्य रूप से अवशोषित होती हैं। औषधियां मतलब मेडिसिन, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, इनको मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है कहां पर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ दिस। कहां पर किया जाता है भाई? 43 का ऑप्शन क्या होगा सही बताओ। तो यहां पर अगर आप औषधियों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? ड्रग्स का। लेकिन भैया स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ फॉर्म में होता है। लेकिन ऑप्शन हमारा यहां पर बी सही होगा, डी गलत होगा। 44 क्वेश्चन है, बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा किया जाने वाला मुख्य आवश्यक कार्य है, क्या है ना? Which of the following is an essential role played by large intestine bacteria? Absorb bilirubin, synthesis of vitamin K and vitamin B complex, synthesis of vitamin C and D, नहीं, या प्रोडक्ट प्रोड्यूस गैस, नहीं, नहीं, यस, बी ऑप्शन इज राइट। यहां पर क्या हो रहा है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। और बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बहुत भगवान के स्वरूप है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं कराता है जो इसेंशियल होती हैं हमारे शरीर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है वायु कोशीय स्तर, जिसको हम लोग एल्वियोलर लेवल कहते हैं, एल्वियोलाई पढ़ा होगा ना, इसका नाम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ये वायु कोश होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? लंग्स एंड ब्लड के बीच में। तो वायु कोशीय स्तर पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसा होता है? सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, निस्पंदन द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, कोशिका पायन द्वारा होता है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं भैया, फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। पिनोसाइटोसिस नहीं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा यहां पर क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। गैस कौन सी आदान प्रदान हो रही भैया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एल्वियोलाई के अंदर ब्लड से और लंग से, यानी कि लंग्स कहां पर है? लंग्स में कौन है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से ब्लड में आ रहा है कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू यहां पर चलता रहता है। फेफड़ों की जैव क्षमता होती है ज्वारीय मात्रा प्लस निश्वासन व बाह्यश्वसन आरक्षित मात्रा, यानी सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक, ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ऊंचे पहाड़ों पर श्वसन में कठिनाई होने का कारण है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन के आंशिक दबाव का घटना। बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इज राइट। जो ऑक्सीजन है इसका जो आंशिक दबाव है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो घट जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक श्वसन केंद्र स्थित होता है। भैया बताओ, वॉलंटरी रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। स्वैच्छिक श्वसन केंद्र कहां पर पाया जाता है? तो सेरिबेरम में पाया जाता है। स्वैच्छिक सेरिबेरम में है, ऑप्टिक लोब में है, पोन्स में है, मेडुला में है। तो यहां पर प्रमस्तिष्क की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सेरिबेरम की बात करेंगे। तो सेरिबेरम में हमारा वॉलंटरी रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वॉलंटरी रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा पाया जाता है सेरिबेरम में। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम हार्वे इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ। भैया विलियम हार्वे को किसकी कार्यकी की खोज के लिए जाना जाता है?
रक्त का थक्का जमाना बिल्कुल गलत, रक्त का थक्का जमाने में इनका कोई रूल नहीं है, पाचन में नहीं, श्वसन में नहीं, रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे, जब भी आपको नाम याद आए तो आप याद रखना कि इन्होंने किसके बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, और कहा था कि जो ब्लड है इसको हार्ट के द्वारा पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न के अलावा अन्य सभी धमनियां ऑक्सीकृत रुधिर ले जाती हैं। बहुत सरल और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, भैया आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन किसको छोड़ करके, तो आप यहां पर याद रखना पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है और ये हमारा बच्चा लंग्स है। तो पूरे बॉडी का ब्लड जो आ रहा है या पूरे बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो आर्टरी द्वारा जाता है। हम सिर्फ इतनी बात बताएंगे, आर्टरी द्वारा जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है? तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है वेन। ला रहा है कि नहीं ला रहा है? बिल्कुल ला रहा है। किसको ला रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि सर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी लेकर के आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रही है? आर्टरी लेकर, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन लेकर के आ रहा है पूरे बॉडी से। कहां पर? हार्ट में। तो हार्ट से लंग्स तक, हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए पहुंचाया जाएगा। तो जब हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए ले जाया जाता है, तो यहां पर जो सिस्टम है या यहां पर जो आर्टरी है वो प्रेजेंट होती है, और ये आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी याद रखना। तो पल्मोनरी आर्टरी देखो उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, क्या? कि जब, ये भी बताइए सर, कि जब पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ला रहा है कौन? वेन। तो भैया लंग्स से हार्ट तक कौन लेकर के आएगा? तो वेन लेकर के आएगी। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो यहां पर केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है कौन? वेन। और कौन सा वेन लेके आ रहा है? तो पल्मोनरी, याद रखना पल्मोनरी वेन। इस बार हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी पूछा गया, अगली बार हो सकता है कि वेन वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए, तो याद कर लेना। ठीक है, एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम लोग पढ़ भी रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पिछले सत्र के क्वेश्चंस पेपर मुझे मिल जाए। अगर आपके पास में बेटा है तो प्लीज आप हमसे संपर्क करें। ये क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल 2021 से रिलेटेड जितना भी है वो अरेंज करा करके हमें भेजिए, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, जिसका हम पूरा एनालिसिस आपको आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दे पाए, जिससे आप जब नेक्स्ट आपके जो जूनियर साथी आ रहे हैं, आपसे जो जूनियर हैं या आपके जो साथी हैं, आपके भाई बहन हैं, वो जो आ रहे हैं पीछे पढ़ने के लिए, उनको पूरा पेपर का एनालिसिस यहां पर मिल सके और वो पढ़ करके अच्छे से जाकर के अपना एग्जाम दे पाए। ठीक है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9956034113। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें इस टाइप की पीडीएफ बना करके या फोटो को ही क्लिक करके भेज दें 2021 से, जिनके पास में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिस सत्र के पेपर हो वो हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है, भेजिएगा जरूर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है। चलो ये बात समझ में आ गई ना? तो कौन लेकर के आ रहा है? पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रक्तचाप उच्च रहता है? सिरा में रहता है, धमनी में रहता है, किसका रहता है? पोर्टल प्रणाली की सिरा में रहता है। भैया वेन, आर्टरी, रक्तचाप। रक्तचाप कहने का मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो किसमें सबसे ज्यादा रहता है? वेन में रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वेन का जो ल्यूमेन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है और ये हार्ट से दूर रहता है, हार्ट की तरफ ये ब्लड को ला रहा होता है। लेकिन याद करो, हार्ट से ब्लड ले जाने वाला कौन है? आर्टरी, धमनी। और धमनी का ल्यूमेन भी थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय, जिसमें आच्छादित रहता है। आच्छादित कहने का मतलब क्या समझते हो? कवर्ड रहता है ना? हार्ट इज कवर्ड बाई, कितना शुद्ध हिंदी है, हार्ट इज कवर्ड बाई पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम, विसरल मेम्ब्रेन। तो भैया पेरिकार्डियम इज राइट आंसर, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। चलो हार्ट बनाओ,
समझ में आएगा। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला आरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब इसमें इस तरीके से भी एक पॉइंट सेप्टम दे दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आरिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट आरिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड का आना जाना रहेगा। तो यहां पर देखो 3 वॉल्व पाए जाते हैं जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और लेफ्ट आरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 वॉल्व पाए जाते हैं जिसको हम लोग बाइकस्पिड या डाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां मिल रहा है, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो भैया देखो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, राइट आरिकल या एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तो ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चंस इजी करो यार, आप दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले सॉल्व करो, ऑप्शन और आंसर आपको पट्ट से मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज अबाउट, हृदय की चक्र की अवधि लगभग होती है, याद करो मैंने बताया था आपको, पता है 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है, 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 बार है ना बीट करता है, यानी कि 72 टाइम्स क्या करता है, ब्लड को हार्ट के बाहर फेंकता है। समझ में आ रहा है। अब 72 बार ये भेज रहा है, तो भैया कितने सेकंड में एक बीट, मतलब 1 मिनट में 72 बीट, तो एक बीट का समय कितना लगेगा, तो एक बीट जो यहां पर आएगी वो 0.8 सेकेंड की होगी, याद रखना 0.8 सेकेंड। और इसमें भी खेला है क्या कि 0.4 सेकेंड में क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और 0.4 सेकेंड में हमारा हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और ये कार्डियक साइकिल चलती है पूरी 4 सेकेंड्स की, 0.4 सेकेंड की। कैसे चलती है, जब कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना इजी वे में आपको समझ में आएगा कि आप कभी कार्डियक साइकिल नहीं भूलोगे और इसका रेट नहीं भूलोगे, भैया कितना होता है ना। तो 0.8 सेकेंड, तो हमारा सही ऑप्शन ये है। पहले किसी ने सही लगाया फिर उसको गलत कर दिया, ये गलत नहीं। 60 सेकेंड तो हो ही नहीं सकता मेरा भाई, 1 मिनट हो गया यार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, हृदय स्पंदन की दर है ना, तो सही तो है, रेट ऑफ हार्ट बीट, हृदय स्पंदन की दर को यहां पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सही है, बताओ। ईसीजी द्वारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं यार, पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है, रेट ऑफ हार्ट बीट होता है, वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन होता है। तो ईसीजी के द्वारा जो मेनली रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंसेस। जिसने सी ऑप्शन लगाया गलत है, हार्ट की दर को नहीं मापते हैं बेटा, हार्ट बीट नहीं मापते हैं, हार्ट बीट के लिए स्पेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूल गए हो क्या, पगलवित हो क्या, बने बना है। किसने लगाया है सी ऑप्शन, गलत है, बी ऑप्शन इज राइट, पोटेंशियल डिफरेंसेस। इसके थ्रू क्या होता है, ईसीजी के थ्रू इसको मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, थोड़ा समझो, लंबा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 56 इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कई बार पढ़ाया भी है, ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं बच्चों को। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है वो बात की बात है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में निम्न में से प्लासेंटा से भ्रूण में क्या जाता है जिससे बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर के वुम में, उसी में इसका डेड हो जाता है। और क्यों होता है, ये तब कंडीशन आती है जब मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होगी, यानी कि एंटीजन नेगेटिव होगा, आरएच एंटीजन नेगेटिव होगा, और फादर का आरएच एंटीजन पॉजिटिव होगा। और बेबी का अगर आरएच एंटीजन पॉजिटिव हुआ तो पहले बेबी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद के जितने बेबी आएंगे उन सब का डेथ पक्का है अगर वो पॉजिटिव वाला आ रहा है। पॉजिटिव, पहला बेबी पॉजिटिव हो गया तो बाकी के अगर नेगेटिव वाला भी आएगा तो उसका भी मरना तय है, या पहला बेबी नेगेटिव हो गया तो दूसरे बेबी में भी खतरा नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, तो उसके लिए एक एंटीटोड आता है वो लगवा लिया जाता है। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या जाता है, तो आरएच एंटीजन जाता है, आईजीएम जाता है, आरएच एंटीबॉडी जाती है सभी। तो भैया इसमें आरएच एंटीबॉडी जाती है, क्या जाती है, सी ऑप्शन इज राइट, आरएच एंटीबॉडी जाती है। और एंटीबॉडी को देख करके क्या होता है, एंटीजन बनती है बच्चे के अंदर, और वो बच्चे के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे लड़ती हैं कि ब्लड क्लॉट होता है, हार्ट फेल होता है,
बेबी का डेथ हो जाता है, या हम यूं कहें कि एम्ब्रियो का डेथ हो जाता है ना, या फिटस का डेथ हो जाता है। फिटस कहूं ये ज्यादा अच्छा शब्द है, फिटस का डेथ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं बताओ भैया? किडनी में पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन किडनी तो यहां है ही नहीं, किडनी का पोर्शन लिखा है, अब कंफ्यूज आ जाओगे, लेकिन कंफ्यूज आना नहीं है। देखो नेफ्रॉन आर फाउंड इन मेडुला ओनली, कॉर्टेक्स ओनली, क्योंकि मेडुला और कॉर्टेक्स से दो पोर्शन होता है, या कॉर्टेक्स एंड मेडुला बोथ, तो आप सी ऑप्शन चूज करेंगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला बोथ। क्यों भैया? देखो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों लगाने का रीजन ये है क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है उसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे कि यहां पर बाउमेंस कैप्सूल होता है, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना, प्रॉक्सिमल टिब्यूल पीसीटी, है ना, डीसीटी पीसीटी ये भी होता है। तो बाउमेंस कैप्सूल और जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये बोथ आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ये दोनों कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर नेफ्रॉन का जो अगला भाग है, जैसे लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? लूप ऑफ हेनलेज एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम लोग डीसीटी के नाम से भी जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम लोग डीसीटी कहते हैं। तो ये दोनों ही नेफ्रॉन का पोर्शन कहां प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, ये दोनों ही नेफ्रॉन का पोर्शन कहां प्रेजेंट होता है बेटा? मेडुला में होता है। तो मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों ही सही ऑप्शन है, नेफ्रॉन जहां प्रेजेंट होता है। अगर किडनी लिखा होता, ये दोनों पोर्शन ना होते, या इसके अलावा और भी चीजें होती, लीवर दे देता, हार्ट दे देता, किडनी दे देता, तब तो आप किडनी लगाते। लेकिन अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप आगे हो ग्रेजुएशन में। अब जो ग्रेजुएशन में आ गए तो भैया क्वेश्चन तो घुमा के पूछवा ही करेगा ना, क्या पूछा? कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में ही होता है, या मेडुलरी पिरामिड्स में होता है। भैया मेडुलरी पिरामिड्स कहां होता है? उसमें तो ही भी नहीं करेगा, वहां तक जाता नहीं। वहां पे क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट का जो हमारा डीसीटी होता है, इसका लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये वहां पर जाकर के ओपन होता है। कहां पर? मेडुलरी पिरामिड्स में। अरे किडनी पढ़ाया हूं, डिटेल में पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ना उसको, या अगर मैं कभी यूट्यूब पर डालूंगा ये वाली क्लासेस तो देखना, फिलहाल तो ऐप के ऊपर पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस बना होता है। भैया बाउमेंस कैप्सूल जो पहला वाला पोर्शन होता है, अरे यार नेफ्रॉन देखो ऐसा होता है, इसमें ये ऊपर वाला क्या है? बाउमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और ये डीसीटी, और डीसीटी जाकर के ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा नेफ्रॉन है, ये वाला पोर्शन की बात हो रही है बाउमेंस कैप्सूल की, ठीक है। इसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। तो बाउमेंस कैप्सूल कॉमा ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ, तो बाउमेंस कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है ये किससे बना होता है? रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन, रीनल वेन्स ओनली, रीनल आर्टरीज ओनली, रीनल आर्टरीज एंड लिम्फेटिक्स ओनली। वृक्क धमनी व लिम्फेटिक दोनों से मिलकर के बना होता है। ये दोनों होते हैं केवल, या केवल वृक्क धमनियां यहां पर पाई जाती हैं, या केवल वृक्क शिरा यहां पर होता है, या केवल यहां पर वृक्क धमनी व वृक्क शिरा दोनों होता है। तो सही ऑप्शन यहां पर आपका क्या होगा बताओ फटाफट, सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहां पर आप देखिए ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आता है? प्योर ब्लड आता है। प्योर ब्लड कौन लेके आ रहा है भैया? आर्टरी लेकर के आ रही। आपने देखा ना अफरेंट रीनल आर्ट्रियोल, याद करो, इस साइड से अफरेंट रीनल आर्ट्रियोल आता है, इस साइड से इफरेंट रीनल आर्ट्रियोल जाता है। जब दोनों तरफ आर्ट्रियोल है तो बीच में कौन होगा? आर्टरीज होगा। तो याद करो यार, केवल और केवल आर्टरीज का बना होता, तो सी ऑप्शन इज राइट। कॉन्सेप्ट को समझ के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रजन नलिका में प्रभावी निस्पंदन दबाव होता है, यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इज यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स इज 10 mmHg, याद रखना। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर क्षनित से ग्लूकोज किस प्रक्रिया द्वारा वापस लिया जाता है? तो रीअब्जॉर्प्शन, देखो कहीं पे लिखा है क्या? ग्लूकोज इज टेकन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थ्रू, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, जैसे छन्नी से हम चाय छानते हैं, लेकिन कभी कभी छन्नी, उस छन्नी से चाय पत्ती भी चली जाती है, तो उस चाय पत्ती को हम वापस कैसे निकालेंगे? दोबारा छान करके। या हम क्या करेंगे, मतलब हम तो खा भी लेते थे जब छोटे थे, तो आप भी शायद खा के देखना, अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा मत खाना, दिक्कत करती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज इज टेकन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थ्रू,
ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो दोबारा से अगर हम इस चीज को वापस लेंगे, किसको, दोबारा से जब हम ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करेंगे तो उसके लिए हमको सक्रिय परिवहन करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी भी तो लगेगी राजा जी, एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो सक्रिय परिवहन यहां पर होगा। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, कौन है? सेल बॉडी, द एक्सॉन, अरे यार न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट है तंत्रिका रेशे के अंतरालीय ऊतक होते हैं। द इंटरस्टिशियल टिश्यूज ऑफ नर्व फाइबर आर न्यूरोग्लोइया, स्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स या ऑल ऑफ दीज। 62 का ऑप्शन क्या होगा बताओ? यहां पर आप लोगों ने कौन सा लगाया भाई? कौन होते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज ऑफ नर्व फाइबर्स? भैया ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहां पर है तंत्रिका कोशिका की वह स्थिति जिसमें तंत्रिका आवेग बनता है। तंत्रिका कोशिका की वह स्थिति जिसमें तंत्रिका आवेग बनता है डीपोलराइजेशन कहलाता है, हाइपरपोलराइजेशन कहलाता है, सीडोपोलराइजेशन कहलाता है या रीपोलराइजेशन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यहां पर डीपोलराइजेशन कहलाएगा ये, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की वह स्थिति जिसमें तंत्रिका आवेग बनता है उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व्स इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। देखो साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच में बनता है, तो तंत्रिका आवेग के सिनेप्स में से होकर संवाहित होने हेतु आवश्यक एंजाइम होता है। कौन सा होता है? परऑक्सीडेज होता है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज होता है, एस्कार्बिक एसिड ऑक्सीडेज होता है, कैल्शियम डीहाइड्रोजिनेज होता है। इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा? तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तंत्रिका आवेग को सिनेप्स पार करने के लिए आवश्यक समय, ठीक है, मतलब द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ नर्व इंपल्स टू क्रॉस अ साइनेप्स इज, कितना रहता है ना? एमनेशिया होता है, साइनेप्टिक विलंब होता है, सिलिकोसिस होता है या सिनेप्टिक थकान कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यहां पर जो सिनेप्टिक डिले है ये राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्मोन का वितरण अपने निर्माण स्थल से पूरे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? भैया जो यहां पर हार्मोन है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जाता है? याद करो, हार्मोन ग्लैंड्स, इनके पास में किसी प्रकार की ट्यूब नहीं पाई जाती है ना, ये डायरेक्ट अपना जो हार्मोन होता है, ये जो ग्लैंड्स वाली होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डायरेक्ट क्या करती हैं? हार्मोन को सेक्रीट कर देती हैं। कहां पर? ब्लड में, और ब्लड उसके टारगेट वाले पोर्शन पर ले जाकर के काम करवाता है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथ युग्मित नहीं होती बताओ? अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट पेयर्ड? गोनेड बिल्कुल होती है भैया, चाहे आप टेस्टिस की बात करो चाहे आप ओवरी की बात करो, पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है। पैराथायराइड भैया पेयर्ड है ना, पेयर्ड है। पैराथायराइड, थायराइड में पैराथायराइड, 4 पैराथायराइड होती है। एड्रिनल ग्लैंड सर पेयर्ड है। अच्छा सर, पिट्यूटरी, हाँ बिल्कुल सिंगल फॉर्म में पाई जाती है। मास्टर माइंड इसको बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना। मास्टर माइंड ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जब मैं पढ़ाऊं, एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन सेक्रेट होते हैं, क्या क्या हार्मोन का कौन कौन सा काम है, एक स्पेसिफिक वीडियो में चाहूंगा, इसको राइट डाउन कर लो, इसको आर्यन एक स्पेसिफिक वीडियो इसका मैं बनाऊंगा जिसमें आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखवा देता हूं, नोट करा देता हूं, पूरा का पूरा मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कितने हार्मोन सेक्रेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपोफिलिक हार्मोन्स आर,
लाइपोफिलिक हार्मोन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, स्वयं निर्मित होते हैं, अपने आप बनते हैं। तो लाइपोफिलिक हार्मोन की अगर आप बात करते हैं तो ये फैट सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग वही वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें तो पेप्टाइड हार्मोन की बात करें, किसकी? पेप्टाइड हार्मोन, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैम्प्स एक्टिवेट विच एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो कैम्प्स है वो एक्टिवेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर किस एंजाइम के द्वारा? पेरोक्सिडेज के द्वारा, प्रोटीन काइनेज के द्वारा, रेनिन के द्वारा, या एडेनाइलेट साइक्लेज के द्वारा? किसके द्वारा एक्टिवेट होता है बताओ? तो ये एक्टिवेट होता है बेटा प्रोटीन काइनेज के द्वारा। सही ऑप्शन लगाया है आपने, प्रोटीन काइनेज के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, कहां भैया लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? आंख बंद करके, अग्नाशय में, है ना। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी तंतु जिनमें पहले या जिनमें गहरे व हल्के बैंड पाए जाते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा, ये लिखा हुआ पेशी तंतु, पेशी तंतु जिनमें गहरे व हल्के बैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? बैंड पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? हृदय पेशी होती हैं, अरेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशी होती हैं, ए और सी दोनों। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही रहेगा? तो इसमें बेटा ए एंड सी बोथ। पहला वाला हृदय पेशी और रेखित पेशी, हृदय पेशी और रेखित पेशी इन दोनों में डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ions are necessary during chemical events for muscles contraction, यानी पेशी संकुचन के दौरान होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन से आयनों का युग्म आवश्यक होता है? सोडियम आयन पोटेशियम आयन का होता है, सोडियम कैल्शियम आयन का होता है, सोडियम मैग्नीशियम आयन का होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन का होता है। तो भैया यहां पर सोडियम और कैल्शियम आयन का यहां पर बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, सोडियम और कैल्शियम आयन यहां पर हमारा सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, स्ट्रिप्ड बट इनवॉलंटरी मसल्स अकर इन, रेखित लेकिन अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। कहां पाई? रेखित है लेकिन अनैच्छिक है, तो कहां पर है भैया? हमारे हृदय में पाई जाती है, हार्ट में। ठीक है, रेखित भी है और अनैच्छिक है। एक ऐसी भैया पेशी जो रेखित है लेकिन उस पर हमारा कोई क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वो कहां है? केवल हृदय में पाई जा रही है। क्योंकि हृदय से आप कितना भी बोलो कि तुम धड़कना बंद करो, वो धड़कता ही रहता है। हृदय धड़कना बंद किया, तुम साला काम करना बंद कर दोगे। 74th क्वेश्चन, पेशियों में निम्न के संग्रहण के कारण थकान होती है। बताओ भैया। द मसल्स गेट फटीग ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बिल्कुल सही। तो लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा, ये लैक्टिक एसिड के हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, लैक्टिक एसिड बन गया होगा तुम्हारा। हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, क्या बन गया होगा? लैक्टिक एसिड बन गया होगा। अच्छा ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जब बनने लगता है तो दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र भ्रूणीय किससे व्युत्पन्न होता है? ओके, वो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बता रहे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहने वाला समझ रहे हो? अरे यार, नर्व फाइबर्स है ना। तंत्रिका तंतु की बात हो रही है, तो न्यूरॉन्स की बात हो रही है। ये न्यूरॉन्स किससे बनते हैं? एम्ब्रियो के अंदर, है ना। बाह्य स्तर से बनते हैं, मतलब एक्टोडर्म से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। तो भैया ये एक्टोडर्म से बनते हैं। अरे याद रखना, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है भैया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिससे हम लोग बने हैं, इसमें 3 लेयर बहुत ही मेजर फॉर्म में आई हैं। एक तो एक्टो है, एक्टोडर्म, दूसरा है मीजोडर्म, और तीसरा है एंडोडर्म। इन 3 जर्म लेयर से, किससे बेटा? इन 3 जर्म लेयर से, इन 3 जर्म लेयर से हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। यानी हर एक बॉडी का कोई ना कोई अंग जो बना है वो इन 3 जर्म लेयर से मिलकर के बना है। तो इसकी बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स की, तो ये बाह्यजर स्तर से बना है, एक्टोडर्म लेयर से मिलकर के बना है। इस बात को याद रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ओड 1, है ना। कौन सा नंबर बेमेल है या कौन सा इसमें बेमेल है?
ग्लूकोज, मेनोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुम ही बताओ, हम नहीं बताएंगे इसका। 76 का ऑप्शन क्या रहेगा? किसी ने मेनोज लगाया तो किसी ने माल्टोज लगाया, पहले माल्टोज लगाया काटा, फिर मेनोज लगाया। तो कौन सा यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा? इनमें से कौन नहीं मिल रहा? देखो ग्लूकोज की अगर आप बात करो तो ये मोनोसेक्राइड है। कौन है? मोनोसेक्राइड है। ठीक है। मेनोज की बात करो, बिल्कुल भैया मेनोज भी मोनोसेक्राइड है। ठीक है। फ्रक्टोज की बात करो, मोनोसेक्राइड है। लेकिन माल्टोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है। तो जिसने सी लगाया वो काटा, वो गया। तो माल्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बन एटम फाउंड इन पामेटिक फैटी एसिड? है ना, पामेटिक वसीय अम्ल में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? तो यहां पर 16 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। 16, 12 नहीं होते, 16 होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है भैया, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डेराइव्ड प्रोटीन? कौन सा उदाहरण यहां पर सही है? कौन सा एग्जांपल होगा? डेराइव्ड प्रोटीन कौन सी है यहां पर? क्या प्रोटीएजेस है, क्या पेप्टोन्स है, क्या पॉलीपेप्टाइड है, या ये सभी? तो भैया सभी, प्रोटीजेस भी है, पेप्टोन्स भी, पॉलीपेप्टाइड्स भी है, तीनों ही आपका डी ऑप्शन में सही कर दिया। 79 क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्च का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? विच एंजाइम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च? सुक्रोज, डाइस्टेरेज, इन्वर्टेज, माल्टोज? किसके द्वारा होता है बेटा? तो यहां पर डाइएस्टरेज एंजाइम के द्वारा होता है, सुक्रोज के द्वारा नहीं होता है। जिसने लगाया गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है। एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है, होलो एंजाइम कहलाता है, जाइमोजन कहलाता है, या प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? तो एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक भाग होता है बेटा, ये एपो एंजाइम कहलाता है। सही ऑप्शन ए है और सही ही लगाया है। ठीक है, तो ए आंसर इज राइट। 81 कह रहा है, सर्वप्रथम विशुद्ध एवं क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम था। क्रिस्टलीकृत, क्रिस्टलाइज फॉर्म में एंजाइम प्राप्त किया गया, यूरिएज था, इंसुलिन था, सुक्रोज था, या लाइपेज था? कौन सा एंजाइम सबसे पहले यहां पर क्या किया गया था? क्रिस्टल फॉर्म में लाया गया था। तो याद करो, यूरिएज एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया गया था। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अणु ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, क्रेब्स चक्र कहलाती है, ग्लाइको नियोजेनेसिस कहलाती है, ईटीसी कहलाती है। क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स टू ग्लूकोज इज नोन। मतलब ऐसे अणु जो बिना, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं लेकिन उनसे ग्लूकोज बन रहा है ना, क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती? नहीं भैया, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजन बनता है। क्रैब साइकिल बिल्कुल नहीं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, याद करो, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी जनरेट होता है। हाँ, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, याद करो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज, मतलब ऐसा एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जिससे हमने क्या करना है? ग्लूकोज बना लेना। और ये बनवाएगा कौन? ये भी बताओ भैया, ये बनवाएगा आपका कौन? लीवर। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यानी ग्लूकोज बनता है किसी भी एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, है ना, किसी भी एक नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और इस ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाई जाती है। तो ये बनता कहां है? अरे सर, ये लीवर में बनता है। तो मैंने बोला ना, हार्ड वर्कर कौन है? लीवर। इसके अलावा दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस कोई करा नहीं सकता, इस बात में याद रखना, है ना। अब यहां पर एक बात ये भी आ रही है कि कौन कौन से आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं। तो जैसे हमारा अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड दूर दूर तक, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई दूसरा यहां पर बंदा बैठा होगा उससे अमीनो एसिड, ये हमारे बॉडी के अंदर, इससे क्या करेगा? ग्लूकोज बना लेगा कौन? लीवर। कहेगा ए इधर आ, चल ग्लूकोज बना, फटाफट अमीनो एसिड को मारेगा, ग्लूकोज बनाएगा। कैसे बनाएगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब जनरेट करने वाला, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज को नए तरीके से जनरेट करना। कौन करता है? लीवर। अमीनो एसिड से कर सकता है, और आपका लैक्टेट से कर सकता है, लैक्टेट, है ना, इससे भी क्या कर सकता है? एक नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है।
ग्लिसरॉल इससे भी क्या कर सकता है, एक नया ग्लूकोज बना सकता है। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आया है, एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन, यानी कि जो 1 मोल ग्लूकोज है उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, और वो ऑक्सीडेशन कैसा हुआ, वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, ठीक है, इनसे कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा। आंख बंद करके 36 से 38 होता है, तो 38 वाला लगाना। 38 क्यों लगाना, क्योंकि यहां पर आप जब 38 एटीपी करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस में मेरा बच्चा 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 एटीपी लगते हैं और 2 एटीपी बनते हैं, दोनों मतलब बराबर हो गया, लेकिन एटीपी, इसीलिए किसी किसी बुक में 36 ऑप्शन दिया होता है और बच्चा वो भी सही है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो हमें 38 ऑप्शन को ही लगाना पड़ेगा। फिर जब क्रेब्स साइकिल होता है ना, क्रेब्स साइकिल, तो यहां पर भी बेटा 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, तो टोटल 4 हो गए। और भैया जब ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, तो कुल यहां पर करीबन 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने, 34 एटीपी बनते हैं। तो 34 टू 2 कितना हो गया, 38, ठीक है। तो टोटल यहां पर कितने बनते हैं एटीपी, 38, और 38 में से 2 घटा दो, जो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में आप याद करिए, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, आइसोमरेज करने के लिए एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी लगता है, जिसमें 2 एटीपी लगते हैं टोटल। तो 2 एटीपी जब लगते हैं तो 2 एटीपी बनते हैं, तो लगना बनना बात तो एक ही हो गई, वहां तो नीले ही हो गया। तो 36 हम मानेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो हम 38 ऑप्शन राइट करेंगे। एक्चुअल 36 ही बनते हैं, ये मैं नहीं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने कह दिया कि 38 है तो 38 है। एनसीईआरटी पूरी तरीके से सही नहीं है, इस बात का याद रखना। एनसीईआरटी में भी आज इतना डाटा, मतलब बहुत सा ऐसा डाटा है जो बिल्कुल गलत है। जो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं जिन्होंने एक्यूरेट डेटा दिया है, गूगल पे भी आपको वही डेटा कहीं ना कहीं पर मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा डेटा अपना लिखा है जो ठीक नहीं है ना, जो सही नहीं है, लेकिन वो एनसीईआरटी ने कह दिया तो उसको फॉलो करना है। अब ये एनसीईआरटी बैठ करके थोड़ी ना वहां पर हम सही शुद्धिकरण करने जाएंगे, जो दे दिया, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आपको वो चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर केवल हम आपको रट्टा मार्फिकेशन नहीं बल्कि नई नई चीजों से अपडेट भी कराते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, 84 क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, लिपिड का पाचन शुरू होता है, कहां पर शुरू होता है, मुखगुआ में होता है, जठर में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। अगर आप लिपिड की बात कर रहे हैं, फैट की बात कर रहे हैं, तो फैट का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है कहां पर बेटा, छोटी आंत में। फैट का डाइजेशन छोटी आंत से ही स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जठरस में नहीं होता। एंटी कैंसर दवाइयां निम्न के संश्लेषण को रोक देती हैं। बताओ भैया, एंटी कैंसर ड्रग्स ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ, जो एंटी कैंसर दवाइयां होती हैं वो किसके सिंथेसिस को रोक देती हैं, तो डीटीएमपी, किसको रोक देती है, डीटीएमपी। डीटीएमपी क्या है, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीटीएमपी क्या बेटा, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट को रोक देती है, ये रट लेना, दिमाग में रखना। एंटी कैंसर ड्रग्स ब्लॉक डीटीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर यूरिसीमिया एक स्थित है। हाइपर यूरिसीमिया कहने का मतलब समझो, हाइपर मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, यूरिया, यूरिसीमिया, यूरिया का मतलब, यूरी का मतलब हो गया यूरिया से, है ना, और सीमिया कंडीशन है। तो हाइपर यूरिसीमिया दैट मींस ब्लड के अंदर यूरिक एसिड या यूरिया का सबसे ज्यादा, यूरिक एसिड नहीं सॉरी, यूरिया का सबसे ज्यादा क्या हो जाए, एक्युमुलेशन हो जाए, इकट्ठापन हो जाए, है ना, रुक जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर यूरिसीमिया। इस कंडक्शन व्हेन भैया स्थित है जब रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर सामान्य से कम होता है, नहीं, रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर सामान्य से अधिक होता है, रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर स्थायी नहीं रहता, उपयुक्त सभी। तो बताओ क्या होगा इसमें, तो बी ऑप्शन इज राइट, रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर सामान्य से अधिक होता है। जब कोई चीज अधिक हो जाएगी, हाइपर मतलब ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का सबसे ज्यादा होना ब्लड के अंदर, वो क्या हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। ये कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, इसमें हमारा किडनी दिक्कत में आ जाता है बेचारा, इसलिए ये कंडीशंस आने लगती हैं।
अच्छा 87 क्वेश्चन कह रहा है विअम्लीकरण यानी कि डीएमिनेशन का प्राथमिक स्थल है, प्राइमरी साइट ऑफ डीएमिनेशन लंग, हार्ट, किडनी, लीवर कहां होगा? तो लीवर इज द राइट आंसर। तो डीएमिनेशन प्रोसेस जो होता है वो लीवर में ही होता है, किडनी में नहीं होता, हृदय में नहीं होता, फुफ्फुस में नहीं होता है। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर इलियम, है ना, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीन पोर्शन होते हैं किसके भाई? डिओडेनम, इलियम, सॉरी डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीन पोर्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, आखिरी वाला पोर्शन इलियम होता है, ठीक, याद रखना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जठर में उपस्थित भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? मतलब हमारे बॉडी के स्टमक में, कहा? यहां पर इस स्टमक में खाना भरा है, ये क्या कहलाएगा? तो भैया ये कहलाएगा काइम। और जब ये मुंह के अंदर था तो ये खाना क्या कहला रहा था? ये कहला रहा था बोलस, ठीक है। जब मुंह के अंदर होता है तो बोलस, स्टमक में आ गया, एसिडिक नेचर का हो गया तो ये काइम कहलाएगा, ठीक है, काइम, CHYME, काइम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। अच्छा, बोर प्रभाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू बोहर्स इफेक्ट क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंद कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंद अम्लीयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंद अम्लीयता के समानुपाती होता है, या ए एंड बी दोनों होता है? कौन सा होता है बताओ भैया? तो यहां पर ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन इज राइट। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंद कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन बंद अम्लीयता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक नेचर दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, एंड द 91 क्वेश्चन, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर द्वारा किस रूप में ले जाया जाता है? बताओ भैया। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड इज, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड एज KHCO3, कार्बोनिक एंड डिसॉल्व इन प्लाज्मा, है ना, कार्बोनिक एंड डिसॉल्व इन प्लाज्मा। एंड द नेक्स्ट इज NaHCO3 या कार्बामिनो कंपाउंड्स के रूप में, कार्बामिनो यौगिक के रूप में। तो डी ऑप्शन इज राइट। सबसे ज्यादा अधिकांश रूप से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है या इसको कैरी किया जाता है, तो कार्बामिनो कंपाउंड के रूप में किया जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, डायस्टोल के दौरान, डायस्टोल देखो कितना अच्छा प्यारा शब्द, डायस्टोल मतलब जब रिलैक्सेशन की कंडीशन में हमारा हार्ट होगा तब क्या होगा, रक्त हृदय में प्रवेश करता है, रक्त हृदय को छोड़ता है, रक्त निलय को छोड़ता है, रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। डायस्टोल की कंडीशन में क्या होता है? कंफ्यूजिंग है, सारी चीजें होती हैं और सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो डायस्टोल के समय क्या होगा? जब डायस्टोल की कंडीशन होगी, ठीक है, तो ब्लड जो हमारा है वो इंटर करता है कहां पर, हार्ट में। जब रिलैक्सेशन स्टेज होगा तो ब्लड इंटर द हार्ट। एक सेकंड, हाँ ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, ब्लड इंटर द हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोल। हाँ ठीक, ब्लड इंटर द हार्ट, ओके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन इज लोकेटेड इन रीनल मेडुला? भैया बताओ, अभी मैंने बताया यार, एक क्वेश्चन ही आया था, वो रिपीट क्वेश्चन है ये 93। एक तो टाइप पूछा, मतलब एक तो लोकेशन पूछा गया था, नेफ्रॉन कहां पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया मेडुला कॉर्टेक्स दोनों में होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ही ना, नहीं सॉरी, मेडुला में कौन सा हिस्सा रहता है? तो मेडुला में भैया कौन सा हिस्सा रहता है? रीनल कैप्सूल रहता है? नहीं। पीसीटी रहता है? नहीं। पीसीटी तो ऊपर होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, याद है? हेनले लूप और डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनले लूप। अब देखो, हेनले लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को अगर आपको चूज करना होगा तो आप चूज करेंगे इन दोनों में से किसको? डीसीटी को चूज करेंगे। क्यों? डिस्टल नहीं यार, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो ऐसे होता है ना, डिस्टल ये असेंडिंग डिसेंडिंग, ये डिस्टल और ये हाँ यार, आप हेनले लूप को करेंगे। हेनले लूप इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, तो हेनले लूप हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है यहां पर, मूत्र के पीले रंग का कारण है। सूसू पीली हो जाती है ना कभी कभी, वो क्यों होती है बताओ?
तो मूत्र के पीले होने का कारण है यूरिक अम्ल का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, यूरोक्रोम का बढ़ना या बिलिरुबिन का बढ़ना। तो डी ऑप्शन इज राइट, बिलिरुबिन का टूटना। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होता ना, तो ये सब क्या होते हैं, इनके बढ़ने से दिक्कत होता है, लेकिन ये टूटता है। और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को मिलाकर के अरे यार यूरोक्रोम का बढ़ना, सी ऑप्शन इज राइट होगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, यूरिया के अंदर क्रोम आ रहा है, क्रोम कहने का मतलब बिलिरुबिन बिलिवर्डिन टूट करके पहुंच रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमारा मूत्र का जो कलर है वो चेंज पीले रंग का हो जाता है। यूरोक्रोम क्या है, इट इज अ पिगमेंट, है ना, ये एक पिगमेंट है जो कि डेराइव होता है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के टूटने से, एंड गिवन यूरिन इज इट्स येलो, हीमोग्लोबिन टूटेगा, यूरिन येलो हो जाएगा यूरोक्रोम की वजह से। 95th क्वेश्चन कह रहा है न्यूरोट्रांसमीटर बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल इज, प्रेरक तंत्रिका कोशिका तथा पेशी कोशिका के मध्य पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कौन होते हैं बताओ, कौन होता है? 95 का आंसर क्या होगा? तो यहां पर एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यादाश्त का कम होना कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेशिया, कोमा या एनेस्थीसिया या क्रोमेटोलिसिस, क्या कहलाता है? तो एमनेशिया, पहला ऑप्शन इज राइट। एमनेशिया जो होता है, अगर किसी पर्सन का यादाश्त कम होने लगता है, चीजों को वो बार बार भूलने लगता है, तो उसको एमनेशिया जैसी कंडीशन होना शुरू हो जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है यहां पर, किसी बच्चे ने लगा रखा है एनेस्थीसिया, नहीं एनेस्थीसिया तो सेडेटिव होता भैया, आपको क्या करेगा, आपके बॉडी पार्ट को शून्य कर देगा या आपको शून्य कर देगा, मतलब आपको पता सब कुछ रहेगा लेकिन आप होश में नहीं रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड के स्रावित हार्मोन निम्न में से संबंधित नहीं है, भैया किस में संबंधित नहीं है? बीएमआर में नहीं है, साल्ट मेटाबॉलिज्म में नहीं है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में नहीं है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में नहीं है, बताओ किस में नहीं है? तो ये बीएमआर में नहीं है, ये किस में नहीं है? तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में संबंधित नहीं होते, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से संबंधित नहीं होते हैं। कौन? थायराइड से स्रावित हार्मोन, है ना, इसीलिए कैल्शियम की कमी और कैल्शियम की बढ़ोतरी से गॉइटर्स हो जाते हैं, है ना, गूंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन को रासायनिक सूचना वाहक किसने कहा? हार्मोन को रासायनिक सूचना वाहक किसने? रासायनिक एक केमिकली क्या है, इंफॉर्मेशन है हार्मोन्स का, और ये सच भी है कि भाई यार समझो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, कहां है? हाइपोथैलेमस में, निकाल रहा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, है ना, एफएसएच और एलएच निकाल रहा है, एफएसएच को निकाला दिमाग में, जा रहा है हमारे टेस्टिस में और बनवा रहा है स्पर्म। तो ये क्या है? एक केमिकली इंफॉर्मेशन है, एक केमिकली सूचना ही है, केमिकल सूचना है, इंफॉर्मेशन है जो कि ये जाता। और ये बात कही किसने? ये पूछा गया है, एडिसन ने कही, स्टार्लिंग ने कही, बेलिंस ने कही, हक्सले ने कही, ये बात किसने कही? तो ये बात कही स्टार्लिंग साहब ने, याद रखना। तो स्टार्लिंग साहब ने ये बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं ये रासायनिक सूचना होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन यहां पर कह रहा है पेशीय संकुचन के दौरान निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? जब पेशीय संकुचन होता है तो उस दौरान क्या अपरिवर्तित रहता है ना, मतलब ड्यूरिंग मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड? सार्कोमियर अनचेंज रहते हैं, या एच जोन रहता है, ए बैंड रहता है, आई बैंड रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर, ए बैंड अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो यहां पर रहेगा वो क्या है, देख लो, आखिरी 100 क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि एक केंद्र की पेशी है, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड मसल कौन सी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इसको याद भी कर लेना, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। यूनिन्यूक्लिएटेड मसल, यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, सभी होती हैं। तो भैया जो स्मूथ यानी अरेखित पेशियां जो होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ये सही ऑप्शन है। कंकाल और ऐच्छिक पेशियों की अगर हम लोग बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं बच्चों। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड।
ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो याद रखना, यूनि न्यूक्लिएटेड इस बार पूछा गया, हो सकता है अगली बार मल्टी न्यूक्लिएटेड पूछा जाए। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड आप चाहे स्केलेटल मसल्स की बात करो या चाहे वॉलंटरी मसल्स की बात करो, ये दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होती हैं। और अरेखित पेशियों की अगर हम बात करते हैं, है ना, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का जो जूलॉजी का पेपर है, इसको हमने कंप्लीट फॉर्म में एनालाइज कर लिया है। आपके पास टाइम भी है, अभी रिजल्ट आने में टाइम है, तो इस पेपर को आप अगर दे करके आए हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर दे करके आए हैं, तो उसका एनालिसिस आप जरूर देखें। आप तौलें अपने आप को कि आपने किस तरीके के कौन कौन से आंसर्स को चूज किया था, क्या आपने ऑप्शंस यहाँ पर लगाए थे। ये यहाँ पर आपको 100% मैंने कंप्लीट फॉर्म में ये बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, क्योंकि वो भी अपने आप को एनालाइज कर पाए कि वो किस पावदान पे खड़े हैं या कहां पर वो हैं। या ये भी हो सकता है कि वो लगा के आए, बाद में घर में आके कह रहे हैं अरे बहुत अच्छा पेपर हुआ है ना, और बाद में जब आप एनालिसिस करो तो आपको पता चले यार हम तो कुछ नहीं करके, हमारे तो 50 नंबर भी नहीं आ रहे, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे यार मेरे तो 99 नंबर पक्के, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। और जो 99 नंबर पक्के बोल रहा है उसने पढ़ाई करी होगी डेफिनेटली। तुक्का काम नहीं करता कहीं पर भी, याद रखना। तुक्का काम करता है कुछ जगहों पर करता है, जब आपकी किस्मत बुलंद हो। और कभी कभी किसी मैंने देखा है 99.9% लोगों की किस्मत ऐसी खराब होती है कि अगर वो ऊंट पर भी बैठा होता ना तो कूद के कुत्ता काट लेता है। तो हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। किस्मत हमारी 99.99% वालों में से है, 0.1% वालों में से नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो 99.99% वाले लोग क्या करेंगे, भैया सिर्फ मेहनत करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। गधों की तरीके से मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट स्टडी करनी है। अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जिम जाओ। ये इसलिए कह रहा हूं, मैं जाना शुरू कर दिया हूं। जिम जाओ तो आप हेल्दी रहोगे, खाओ पियो मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। पास तो वैसे ही हो जाओगे, अगर बैक पेपर लगता है तो भी चिंता ना करना, हम यहाँ पर हैं, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। फिलहाल तो नहीं लगे, महादेव से यही कामना करते हैं। और अच्छे नंबर आप सभी के आए, लेकिन लॉजिक पे भी हम लोग बात करेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आती, खरी खोटी भी थोड़ी सुना करो, अदरवाइज दिक्कत होगी। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है। सभी को जय हिंद, जय भारत।